तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस तो पढ़ लिया है। अब देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस ना एक लॉ है, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है देखना जरा। लॉ इज बेस्ड ऑन दी डायहाइब्रिड क्रॉस। पहला क्वेश्चन आता है कि जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से क्रॉस पे बेस्ड है, तो क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस पे। इसका मतलब कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। इन सिंपल कि कैरेक्टर क्या सेग्रीगेट हो जा रहा है। जैसे कि हम बताए थे ना कि राउंड येलो के साथ था रिंकल ग्रीन के साथ, पर ऐसा हुआ था ना कि राउंड येलो ना होकर के राउंड ग्रीन हो गया, यानी कि ग्रीन कहाँ चल गया, येलो के पास चला गया। ठीक है, यानी कि वो खुद ब खुद क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था अपने आप। ठीक है, और वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक, वो यहाँ पे बोला देखना याद रखो, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। ठीक, चलो जैसे कि देखो राउंड येलो सीड रिंकल ग्रीन सीड था। F1 में सेल्फिंग किया तो क्या आया, देखो तो F1 में सबका सब क्या आया था, राउंड येलो आया था। अब F1 को जब सेल्फिंग किए तो कैसा आ रहा, देखो तो पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप बोले तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, अगर देखा जाए पूरा मिलाकर तो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। और नॉन पेरेंटल टाइप का हो या फिर रिकॉम्बिनेंट का हो, ये 6 आ रहा था। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे इसका पेरेंटल का तो 10 बच्चे आ रहे थे 16 में पेरेंटल, तो 10 बाय 16 16 बच्चे पूरा थे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो कितना आएगा 62.5। और नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट ये कितना आ रहा था, देखो तो ये आ रहा था कितना 37.5%। ठीक, तो इतना आ रहा था। ठीक, अगर इतना आए तो क्या कहना है तुम्हें, अगर रिकॉम्बिनेंट इतना आए तो तुम कहना क्या कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। देख लो 37.5, अगर इतना नॉन पेरेंटल आ रहा तो तुम कहना क्या कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। ठीक है, लिंकेज नहीं है। अब देखना जरा बाय 1902 इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट जब हो रहा था, जब गमीट बन रहा था, तब मालूम चल गया कि हाँ भाई क्रोमोसोम मूव कर रहा, सेग्रीगेट हो रहा। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट आए और कुछ थ्योरी दिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कौन, सटन एंड बोवेरी। बहुत बार पूछा है कि सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया और क्या बोला, देखो तो क्या बोला, ये बोला बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स आर पैरेलल। क्रोमोसोम्स और जीन का बिहेवियर क्या है, पैरेलल, एक जैसा है। यानी मेंडल ने जो जीन के बारे में बोला था, जो फैक्टर के बारे में बोला था, उसका बिहेवियर और क्रोमोसोम का बिहेवियर दोनों क्या है, पैरेलल है। अब कितना पैरेलल है, क्या क्या पॉइंट खास है जो तुम्हें लिखना है, अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लिखो। बोथ अकरेंस पेयर, दोनों पेयर में होता है। चाहे क्रोमोसोम हो तो होमोलोगस पेयर कहेंगे, अगर जीन हो तो एलील पेयर कहेंगे। क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर और जीन क्या होता है, एलील पेयर के फॉर्म में आता है। ये पहला पॉइंट। चलो आगे देखो दूसरा पॉइंट। बोथ सेग्रीगेट, दोनों अलग अलग होता है ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। जैसे कि बड़ा टी छोटा टी, एक जीन है, दोनों पेयर में है, एलील पेयर में। ये जब भी गमीट बनाएगा तो क्या होगा, बड़ा टी अलग और छोटा टी अलग। उसी तरह जीन, उसी तरह क्रोमोसोम भी क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। ठीक, बोथ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद मुख्तारी के साथ, खुद ब खुद अपने आप, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय दिया था कौन, सटन एंड बोवेरी, जैसा कि अभी तुमने देखा है। पर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, याद रखना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला का नाम था सटन एंड बोवेरी, पर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दुनिया वालों को बताया था कौन, टीएच मॉर्गन बताया था। ठीक है, और टीएच मॉर्गन को हम लोग कहते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था टीएच मॉर्गन क्रोमोसोमल थ्योरी, किस पे किया था, किसी ऑर्गेनिज्म पे किया होगा। किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, सेल में न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, उसी को तो स्टडी किया होगा। तो वो किया था फ्रूट फ्लाई पे, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रोस। ड्रोसोफिला के डिप्लॉइड सेट में कितना क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम है। इसका पैटर्न पूछता है भाई, तो याद रखना, अगर मेल रहा तो 6+XY, फीमेल रही तो 6+XX, ये है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है तुम्हारा। ठीक, चलो आगे देखो। फिर कहता है कि वाई सिलेक्टेड मेंडल्स पी प्लांट ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट ही क्यों चुना, पीपल उपल क्यों ना चुन लिया, बरगद क्यों ना चुन लिया, मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है,
तो याद रखना है इजी टू ग्रो इन द गार्डन, मटर का पौधा उगाना बहुत ही आसान है, इसीलिए मटर का पौधा चुना। लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, ठीक है, बाइनियल प्लांट है, ठीक, 4 महीने में क्या होता है, ये प्लांट होगा के खत्म हो जाता है 4-6 महीने में, ठीक। कंटेन कंप्लीट फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर भी कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, इसीलिए लिया गया। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर इसमें बाहर से दिख रहा था, हाइट दिख रहा था, फ्लावर का कलर दिख रहा था, पॉट का कलर दिख रहा था, पॉट का शेप दिख रहा था, सीड का कलर दिख रहा था, सीड का शेप, ये सब बाहर से दिख रहा था, इसीलिए हम लोग क्या लिए, मटर का पौधा लिए। तो कम से कम 3 पॉइंट तुम्हें याद रखना, यहाँ 4 पॉइंट लिखा हुआ। फिर कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई क्यों लिया? ड्रोसोफिला समझते हो ना, फ्रूट फ्लाई, वो मक्खी जो होती है ना, जो बनाना पे उड़ती रहती है, रंग बिरंगी फल, मतलब सड़े हुए गले हुए फलों पे नहीं उड़ती रहती है, ठीक, वही कौन होता है? ड्रोसोफिला। तो कह रहा कि देखो क्या कह रहा कि वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड द फ्रूट फ्लाई ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना ये जो फ्रूट फ्लाई है जिसे हम लोग ड्रोसोफिला कह रहे हैं, इजी टू ग्रो इन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम, एनसीईआरटी का लाइन है, इसे सिंपल सिंथेटिक मीडियम में उगाना बहुत ही आसान है। जैसे एक बनाना रख दो एक जार में, ठीक है, और उसमें सुराख कर दो ताकि ऑक्सीजन जाता रहे, तो इस एक बनाना से क्या इसका पूरा खानदान हो जाएगा, मेल फीमेल का रख दो बच्चा हो जाएगा, ठीक है। 14 दिन में बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लाइफ स्पैन 14 दिन ही है, यानी 14 डे में मर जाता है बेचारा। लाइफ स्पैन क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन 14 डे, यानी 14 दिन के अंदर इसकी कहानी खत्म, यानी उससे पहले इसके बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक है, बच्चे बड़े भी हो जाएंगे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना क्या है, बहुत ही आसान है। हालांकि मेंडल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में 1 साल 2 साल लग जाता था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखो तुरंत मटर का पौधा लगाओ, फिर वो उगेगा, फिर उसका सीड होगा, फिर उस सीड को रोपेंगे, तब जाके F2 आएगा, F1 आएगा, पर इसमें तो बहुत कम दिन में आ जा रहा है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक बार जब मेटिंग हो रहा है इन मक्खियों में, ड्रोसोफिला में, तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, मतलब सिंपल साइज क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर किसी का सिंपल साइज ज्यादा है मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा क्रेडिबिलिटी मतलब वो ज्यादा क्या है, अच्छा हो सकता है, सच हो सकता है, ठीक है। फिर देख क्या सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल और फीमेल अलग था, इवन फीमेल बड़ी थी किससे, मेल से, याद रखना ड्रोसोफिला में फीमेल का साइज बड़ी होती, फीमेल की साइज बड़ी होती मेल से। दे आर मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन, इसमें बहुत सारे वेरिएशन था जो बाहर से दिख रहा था, ठीक। अच्छा, टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, ऑन फ्रूट फ्लाई पे, वही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे किया था। तो देख क्या है, क्या लिया, देखो जरा समझना हल्का सा, यहाँ पे कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिंकेज वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। याद है ना रिकॉम्बिनेंट कितना होता है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए रिकॉम्बिनेंट 37.5% होना चाहिए, ठीक है, इतना। अगर इतना हो रहा नॉन पेरेंटल तब क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, 37.5 याद रहेगा। चलो देखो आगे, अभी कुछ समझ में आएगा, इसीलिए हम दिखाएं। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या देखा, 2 कैरेक्टर लिया, देखो तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह लिया। बॉडी कैसा, ब्राउन, आँख कैसा, लाल, ब्राउन बॉडी, रेड आई, येलो बॉडी, व्हाइट आई। F1 आए, जाहिर सी बात है भाई, जो डोमिनेंट होगा वही आएगा, डोमिनेंट कौन है, ब्राउन बॉडी, रेड आई। F1 को जब सेल्फिंग करवाया तो F2 आया, तो F2 के डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आना चाहिए, 9:3:1, इसमें 9 क्या होगा, ब्राउन बॉडी, रेड आई, और 1 क्या होगा, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ऐसा था। ये होना चाहिए दोनों पेरेंटल, ई बाकी नॉन पेरेंटल होना चाहिए, पर रेशियो ये ना आके डाइवर्ट करके ये आ गया 1:7:1 आ गया। अब ऐसा क्यों आया, इसी को बताने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था किसका, लिंकेज का। किसका दिया था, लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था, कौन दिया था, टी.एच. मॉर्गन। अब सुना, लिंकेज का मतलब क्या होता है कि 2 जीन आपस में कंबाइन हो, बहुत ही करीब हो, ठीक है, उसे लिंकेज कहते हैं। दूरी ज्यादा हो 2 जीन की तो लिंकेज कम हो। जैसे कि देखो क्रॉस ए क्रॉस बी, जरा गौर से देखना, क्रॉस ए को, ये एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर क्या है, 2 जीन दिखाए हैं। ये एक लंबा सा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 2 जीन दिखाए हैं। अब जरा गौर से देखना, दोनों जीन की दूरी बहुत कम है, मतलब ये लिंक है, लिंकेज ज्यादा है। 2 जीन के बीच की दूरी क्या है इस क्रोमोसोम में, ज्यादा है ना, लिंकेज कम है। यानी यहाँ काटो तो भी अलग, यहाँ भी अलग, जहां से भी काटो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से काटोगे अलग होगा दोनों ने, यहाँ से काटोगे तब अलग होगा, यहाँ से काटने से अलग होगा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम, मतलब लिंक्ड है। अगर लिंकेज रहेगा तो कैसा होगा, पेरेंट की तरह, इसकी तरह ज्यादा आएगा। अगर लिंकेज कम रहा तो हट के आ सकता है, कुछ और आ सकता है, ठीक है। देखो तो F आया, फिर F2 आया, जैसे F2 आया तो क्या देखा कि पेरेंटल टाइप कितना है, 98.7%। यहाँ पेरेंटल कितना है, 62.8%। ऐसा क्यों,
भाई, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज है, देखो ना, जीन बहुत करीब करीब है, लिंक है, इसलिए पेरेंट का तरह क्या होगा, इसका तरह ज्यादा आएगा। यहाँ जीन दूर दूर है, तो जीन दूर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अलग होने की संभावना बहुत ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो यहाँ पेरेंटल कितना है, 62.8%। यानी कि अगर लिंकेज ज्यादा हो तो पेरेंटल ज्यादा आएगा और नॉन पेरेंटल कम आएगा, ये बात का ख्याल रहे, ठीक है। कोई दिक्कत? एक मिनट, चलो आगे देखो। यानी अभी आपने पढ़ा क्या, लिंकेज मतलब क्या, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। जितना ज्यादा लिंकेज रहेगा उतना ज्यादा क्या आएगा, पेरेंटल आएगा। देखो लिंकेज बहुत करीब करीब है, यहाँ थोड़ा दूर दूर है। जहां जीन करीब करीब था वहां पेरेंटल कितना है, 98.7%। यानी लिंकेज ज्यादा तो पेरेंटल कैसा होगा, ज्यादा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ देखो। अच्छा, लिंकेज ज्यादा होगा जब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या होगा, कम होगा। यानी कि दो जीन के बीच की दूरी देखो कम, दो जीन के बीच की दूरी कम, लिंकेज क्या है, ज्यादा है। देखो ज्यादा लिंक है, पेरेंटल ज्यादा है, वही यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं। और लिंकेज ज्यादा होगा, अगर लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन पेरेंटल टाइप क्या होगा, कम होगा। देखो ना भाई, लिंकेज बहुत ज्यादा है, ये लिंकेज बहुत कम है। लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट क्या है, कम आए ना। लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट कम। लिंकेज कम, देखो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, ये 1.3 है, यहाँ पे कितना है 37.2 है। लिंकेज कम है, नॉन पेरेंटल ज्यादा हो गया। लिंकेज ज्यादा है नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट बहुत ही कम आएगा, ठीक, उल्टा है, ठीक। चलो यही था क्या, लिंकेज के बारे में। और लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यही टी एच मॉर्गन ने बताया था, ठीक। चलो आगे देखो, 6 टर्मिनेशंस हैं। कौन दिया था, हैंकिंग दिया था, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में पूछा, ह्यूमन में एक्स वाई और एक्स एक्स, एक्स वाई हेट्रोगैमेटी क्या होता है, मेल होता है। बर्ड्स में जेड जेड होमोगैमेटी हो जाएगा और फीमेल जेड डब्ल्यू। इंसेक्ट में एक्स नॉट रहेगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम रहा तो फीमेल, सॉरी एक एक्स क्रोमोसोम रहा तो मेल और दो एक्स क्रोमोसोम रहा तो फीमेल। ड्रोसोफिला में जैसा मेल में होता है एक्स वाई और एक्स एक्स फीमेल में। सेक्स ट्रांसमिशन ह्यूमन तुम्हें पता ही है ना, ये क्रोमोसोम है कितना होता है, एक मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल में कितना होता है 46 क्रोमोसोम, दो हिस्सा में बांटते हैं 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होता है। जब भी गैमीट बनाएगा मियोसिस होएगा, जिससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि मेल में जो गैमीट बनेगा वो एक्स टाइप और वाई टाइप, एक्स और वाई टाइप, ठीक है, दो टाइप। फीमेल में सिर्फ एक्स टाइप रहेगा। अगर एक्स वाई कंबाइन किया तो 44 प्लस एक्स वाई होगा, 22 दूनी 44 और एक्स वाई। अगर ये एक्स स्पर्म कंबाइन किया किससे, ओवम से, ओवम तो भाई एक ही टाइप होगा और एक ही ओवम बनता ही नहीं है, जानबूझ के दो दिखा दिया गया, ठीक है। तो ये कंबाइन करेगा तो 22 दूनी 44, एक्स प्लस एक्स तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो एक्स वाई रहा तो मेल और ये फीमेल। तो ये तुम्हारे एग्जाम में भाई 2 नंबर का आता है, बहुत ही आसान है, क्लास 9-10 से पढ़ रहे हो आप। चलो देखो, मान लो कि ऐसा हो जाए कोई फीमेल कि 44 प्लस एक्स नॉट हो जाए, यानी 44 और 45 क्रोमोसोम यूजुअली 46 होना चाहिए। तो ये फीमेल कैसी होगी, अनफर्टाइल फीमेल होगी, ठीक है। यानी फीमेल कैसी, अनफर्टाइल होगी। और ये सिंड्रोम का नाम क्या, टर्नल सिंड्रोम है, ठीक है, बीमारी है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 44, 45, 46 और 47 होना कितना चाहिए, 46 उतना कितना हो गया, 47 हो गया। ये मेल भी कैसा, ये मेल है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, ये मेल अनफर्टाइल है, ये बीमारी का नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक। हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन है, इसका अलग से मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है, बढ़िया से बनाया गया, ठीक। फिर भी लोग बता देता हूँ। हनी बी है, मेल कैसा होगा, मेल में क्रोमोसोम आधा होगा, फीमेल में डबल होगा। मान लो कि मेल अगर हैप्लॉइड है, मेल में क्रोमोसोम 8 है तो फीमेल में कितना होगा, 16 होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। उससे मेल में 16 क्रोमोसोम होता है हर एक सेल में, फीमेल में 32 होता है, ठीक है। यानी मेल हैप्लॉइड या फीमेल डिप्लॉइड। चलो देखो, मेल में 16 क्रोमोसोम, फीमेल में 32, मेल बनाया गैमीट, क्रोमोसोम 16 का 16 ही होगा तो क्या होगा, माइटोसिस। याद रखना एक्सेप्शन है कि माइटोसिस से गैमीट बन रहा है, यूजुअली मियोसिस से गैमीट बनता है, पर माइटोसिस से गैमीट किसमें बनता है, हनी बी में, याद रखना। फीमेल में मियोसिस होगा, बनेगा गैमीट ढेर सारा, फीमेल गैमीट। अब ऐसा हो, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट कंबाइन किया तो क्या, 16 दूनी 32, मतलब ये कैसा है, ये कैसा हनी बी है, ये फीमेल हनी बी है, क्योंकि 32 क्रोमोसोम फीमेल में ही होता है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी भी अनफर्टाइल एग खुद ब खुद विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो एग है अपने आप डेवलप हो जाए किसमें, मेल में, ये मेल इंडिविजुअल है, ये फीमेल है, या ड्रोन वगैरह में, वर्कर वगैरह में।
तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अपने आप फीमेल गैमीट किसमें डेवलप हुआ? मेल में। क्रोमोसोम 16 ही 16 है, ठीक है। तो ये मेल और ये फीमेल, ये नहीं कि जो ये मेल बना है इसका कोई बाप है, देखो तो नहीं ना, डायरेक्ट इससे मम्मी से बनी है ना, मम्मी के गैमीट से बनी है यहाँ पे, देखो तो फीमेल के गैमीट से। पर ये जो फीमेल है इसका फादर, इसकी मदर भी है फादर भी है, ये नहीं कि हाँ बाप और बेटा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब देखो जरा, मान लो दूसरी पीढ़ी है, ये बनाया गैमीट फीमेल, दो तरह गैमीट, मतलब दो गैमीट बना मियोसिस से, आधा कर दिया क्रोमोसोम मियोसिस में। और मेल क्या करता है? माइटोसिस से बनाता है 16 क्रोमोसोम, माइटोसिस में क्या इक्वेशनल डिवीजन है। अब फिर से मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन किया तो क्या और फीमेल हुई। और इसी फीमेल का जो एक गैमीट है, फीमेल गैमीट, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप होगा तो मेल बनाएगा, मेल बन गया। यानी ये जो मेल बना है इसकी मम्मी ये है और इसका फादर कौन है? ये है। यानी कि ये ग्रैंड फादर हो गया, वही क्या हो गया? ग्रैंड सन हो गया। कैसे भाई? ये जो बना है ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? फीमेल गैमीट से बना है। और फीमेल गैमीट मतलब इसका गैमीट, इसका फादर कौन है? ये। यानी इसका फादर ये और इसका बेटा ये, यानी इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये ग्रैंड सन और ये ग्रैंड फादर है। तो ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर है, पर फादर एंड सन नहीं है। देख लो जरा, देखो ना भाई, अगर ये मेल है तो इसका कोई फादर है क्या? सिर्फ मदर से बनी है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये भी आ सकता है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का, ठीक है। सेक्स टर्मिनेशन इन हनी भी बढ़िया से याद रखना। एक और कॉन्सेप्ट है बार बॉडी का, ठीक। जितना भी एक्स क्रोमोसोम उसमें से 1 माइनस कर दो, बार बॉडी ये कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करो, तो फीमेल में बार बॉडी कितना है? 1। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम, फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम, तो 1 लिख, -1 कर दे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह एक सिंड्रोम है, क्या नाम है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसे किन्नर कहते हैं। 2 एक्स क्रोमोसोम तो 2 - 1 1। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बार बॉडी पूछता है तो जितना भी एक्स क्रोमोसोम होगा उसमें से 1 माइनस कर देना, 1 घटा देना, वही बार बॉडी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो, ठीक। चलो देखो क्या लिखा हुआ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब मिनी जीन। जब भी कभी बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मिनी जीन, मोर देन 2 जीन्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर। 3 जीन 1 कैरेक्टर, जैसे कि स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, 3 जीन ए बी एंड सी। अब पता है जीन पेयर में होता है, डबल ए डबल बी डबल सी। अगर ऐसा है तो डार्क, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो इंटरमीडिएट कलर होगा, और सब के सब स्मॉल रहेगा तो क्या होगा? व्हाइट होगा। देखो ना 3 जीन है ना भाई, जीन हमेशा पेयर में होता है, ये कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इवन ह्यूमन हाइट भी क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। एक है प्लियोट्रॉपी, 1 जीन, जीन एक ही है, अकेला कितना कर रहा है? 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। देखो ये उल्टा है, मेनी जीन 1 कैरेक्टर, 1 जीन 3 कैरेक्टर। देखो तो प्लियोट्रॉपी, 1 जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। जैसे कि देखो तो तुम्हारे बॉडी में ना एक केमिकल है जिसका नाम है क्या? फिनाइल एलानिन। असल में ये क्या है? अमीनो एसिड है। ऐसे कन्वर्ट होना होता है कि इसमें टायरोसिन में, यानी फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना है, उसके लिए एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, पीएच कहते हैं। अगर है तो ये कन्वर्ट होगा, अगर ये बना तो ये बनेगा, तो क्या बनेगा? बनेगा डोपामिन। ये है तो क्या बनेगा? T3 और T4 बनेगा। इसकी मदद से बहुत सारा काम आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि ये एंजाइम ना हो तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा? ये फिनाइल एलानिन तुम्हारे बॉडी में जमेगा। क्यों जमेगा? क्योंकि एंजाइम नहीं है, देखो तो काट दी। एक्युमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या? फिनाइल एलानिन, मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में ये जमेगा, फिनाइल पायरुवेट के फॉर्म में। जैसे ये जमेगा ना, तो जमने से क्या होगा? इसके जमने से तुम्हारे बॉडी में स्किन वाइट हो जाएगा। हेयर भी कैसा होगा? हेयर का पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा, मतलब ये भी वाइट, सिंपल लिखो ना, ये भी वाइट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मेंटल रिटार्ड, दिमागी तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता खराब होगा, ठीक है। ये नहीं, देखो तो स्किन वाइट एक कैरेक्टर, हेयर वाइट दूसरा कैरेक्टर, और मेंटल रिटार्ड तीसरा कैरेक्टर। एक जीन मतलब एक एंजाइम, भाई 1 जीन 1 एंजाइम बनाता है ना, ये कॉन्सेप्ट पता है ना। तो 1 जीन अफेक्ट हुआ, जिससे 3 कैरेक्टर तुम्हारे बॉडी में एक्सप्रेस हुआ, यानी कि एक जीन कितना कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा? 3, ठीक है। अब वो जीन कौन सा एंजाइम बना रहा था? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था। देख लो सर, आगे भी पढ़ना, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर है वो तुम्हें पढ़ना है, याद रखना। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे 2 हिस्सा में बांटा गया है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। 3 तरह का बीमारियां हैं इसमें क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम नंबर आगे पीछे हो जाएगा। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वही रहेगा, सब में क्रोमोसोम 46 ही है, पर क्या होगा, जीन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। या कोई जीन डिलीट हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है, या एक्सचेंज होता है, ऐसा कुछ होता है, म्यूटेशन होता है। हेमोफीलिया है, क्लॉट ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत कम संभावना है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे कि देखो हेमोफीलिया, हेम मतलब ब्लड होता है, सिंपल याद रखना, माइनर कट, अगर हल्का से कट लगा अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, वो बीमारी कौन सी होगी, हेमोफीलिया होगी। यूजुअली कटने के बाद 1 मिनट के अंदर खून जम जाना चाहिए, हल्का सा कटा तो इंजेक्शन लिया तो 1 मिनट के अंदर खून जम जाना चाहिए, लेकिन मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर अगर खून नहीं जम रहा, मतलब कौन सी बीमारी, हेमोफीलिया। देख क्या लिखा, माइनर कट, हल्का सा कटा, ठीक है, मेजर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, इंसान की मौत हो सकती है भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर कौन से क्रोमोसोम के इफेक्ट होने से होता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के इफेक्ट होने से होता है। एक्स क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम होने से बीमारी होती है, इसीलिए ये हेमोफीलिया को हम लोग कहते हैं एक्स लिंक। यूजुअली एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए सेक्स लिंक कहते हैं। और ये रिसेसिव है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर एक पे दिक्कत हुआ तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, दोनों पे दिक्कत हुआ तो एक्सप्रेस हो पाएगा, ऐसा है। रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सिंगल प्रोटीन कैस्केड, सिंगल एक प्रोटीन में डिफेक्ट होता है जिससे ये प्रॉब्लम होता है। इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछा है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के खानदान में बीमारी अभी भी है, ठीक। फीमेल यूजुअली कैरियर, फीमेल आमतौर से कैरियर होती है ऑफ द हेमोफीलिया डिजीज एंड ट्रांसफर डिजीज टू द मेल प्रोजेनी, और ये मेल को ज्यादा होता है, यानी फीमेल मेल को ट्रांसफर करते हैं बीमारी बहुत ज्यादा। जैसे मान लो कोई मेल है, उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है तो ये नॉर्मल है, एक्स एच, एच मतलब हेमोफिलिक, एक ही एक्स है वो भी बीमार है तो कहानी खत्म, मतलब ये बीमार है। एक्स एच वाई हेमोफिलिक या फिर डिजीज मेल कहेंगे। फीमेल में अगर एक्स एक्स है तो नॉर्मल है, एक्स एच एक्स है तो ये कैरियर है, बीमार नहीं है। देखो एक 2 एक्स है इसके पास, 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम बीमार है, एक ठीक तो है ना, तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, अभी ना देखा, देखो तो रेसेसिव है, तो ये अकेला है, ये एक संभाल लेगा, मतलब ये कैरियर है, इसको बीमारी नहीं होगी, ये मरेगी नहीं फीमेल। लेकिन कोई फीमेल अगर ऐसी हो गई, देखो तो एक्स एच मतलब ये डिजीज है, ये फीमेल बीमार है। चलो देखो कुछ मतलब प्रॉब्लम जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, मान लो कि फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है, देखना कैसे कैरियर फीमेल अपने मेल प्रोजेनी को बीमारी फैलाता है, ठीक। तुम्हारे एग्जाम में ये आया है, पूछा गया है। देखो मैं समझा रहा हूँ, वहां पे बढ़िया से लिखा नहीं है तो मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें, 1 मिनट। चलो देखो, जैसे कि कोई कैरियर मेल है, कैरियर फीमेल है, मतलब एक्स एच एक्स, और मेल कैसा है देखो तो नॉर्मल है। अब मेल नॉर्मल है, अब नॉर्मल मेल मतलब एक्स वाई है, तो क्या बनाएंगे देखो तो पुनेट स्क्वायर, सबसे आसान तरीका तो ये ना होता है बताने का। अगर फीमेल है इस तरह फीमेल लिखते हैं, गैमेट क्या फीमेल का, एक्स एच एक्स, और मेल गैमेट क्या है, एक्स और वाई। चलो कंबाइन करो, तो एक्स एच एक्स, ये एक्स एच वाई, ये क्या देखो तो एक्स एक्स और एक्स वाई, मतलब भाई ये यहाँ आएगा, ये और ये इधर, ये दोनों इधर, और ये इधर आएगा। लेकिन देखो तो फीमेल फिर एक कैरियर आया, एक बच्चा। अच्छा मेल में देखो तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी कैसा हो गया, बीमार हो गया, यानी ये मेल बीमार, ये फीमेल ठीक ठाक है और ये मेल भी ठीक है। यानी देखा जाए पूरे बच्चों में, तो पूरे बच्चों में बीमार कितना है, 25 25 25 25 100 हो गया, 4 है, तो 25% क्या है, प्रोजेनी क्या है, डिजीज है। लेकिन पूछे मेल में, तो मेल को मानना है 100%, और मेल में कितना देना है, 50% क्या है, मेल क्या है, बीमार है, ऐसा देखना है, ठीक है। अगर मेल बोले तो मेल को 100% मान लेना है, और बोले प्रोजेनी तो सबको मानना है 100%, 25 25 50, 25 75 और 25 100, तो 25% क्या है, प्रोजेनी बीमार, मतलब बच्चे आपस में बीमार, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट से सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा भाई, तुम्हारे एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान आसान है, कर लेना, ठीक। वही है, चलो आगे देखो।
एक और बीमारी का नाम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। जैसे हेमोफीलिया है, एक्स लिंक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, वैसी क्या है? कलर ब्लाइंडनेस भी है। मेल रहा तो एक्स वाई, फीमेल रही तो एक्स एक्स, वही कॉन्सेप्ट है भाई। ये नॉर्मल अच्छा बीमार मेल रहा तो क्या होगा? एक्स सी वाई, सी मतलब क्या? कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। मेल के पास भाई एक ही एक्स क्रोमोसोम, वो भी बीमार, मतलब मेल बीमार। यानी मेल में होने की संभावना ज्यादा है, पर फीमेल में देखो तो नॉर्मल। एक एक एक्स में अगर सी आ भी गया, एक एक्स बीमार हो गया, दूसरा तक ठीक है, तो ये कैरियर है। जब तक फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम बीमार ना हो, दोनों में सीसी ना आ जाए, तब तक फीमेल डिजीज नहीं होगी। यानी फीमेल में चांस कम है, मेल में चांस ज्यादा है, ठीक है। मेल में 8% चांस है, फीमेल में शायद 0.4% चांस है, बहुत कम है। देखो यहाँ लिखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट एकदम वैसे ही बनेगा जैसे कि मेंडल में क्रॉस करते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेम है। कलर ब्लाइंड्स फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन में फर्क ये मालूम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मान के चलो दिखाई ना देगा। ये भी सेक्स लिंक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब जब तक दोनों एक्स बीमार ना हो, दोनों एक्स सी ना हो जाए, तब तक की बीमार नहीं होगा। मेल 8% चांस है, फीमेल में 0.4% चांस है, बहुत कम चांस है। कैरियर मदर ट्रांसफर डिजीज टू दी मेल प्रोजेनी, यानी कैरियर मदर, देखो अभी मैंने यहाँ देखा है ना, मदर कैरियर है ना, बीमार कौन हुआ? मेल हुआ ना। देखो ना भाई, मदर कैरियर है ना, यानी अगर ये एक्स क्रोमोसोम कंबाइन किया कि सही से वाई से, तो क्या होगा? एक्स एच वाई हो गया, मेल बीमार। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम था, वो भी क्या है? खत्म, मतलब मेल बीमार है। चलो आगे देखो। चलो आगे देखो, फिर क्या है? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड तो हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या है? सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। अब ये कैसी बीमारी है सिकल सेल एनीमिया? जरा देखना है इसके बारे में बढ़िया से। सिकल मतलब होता है क्या? चांद की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कर्व। ये बीमारी क्या है? एनीमिया मतलब खून, मतलब समझ में आ रहा है कि ये खून से रिलेटेड है। होता क्या है? आरबीसी जो बाइकॉनकेव है, उसका शेप कैसा होता है? सिकल शेप हो जाता है, हसुआ की तरह हो जाता है। ये ऑटोजोमल है भाई, ऑटोजोमल है, रिसेसिव भी है, डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। आरबीसी कैसा है? बाइकॉनकेव, कैसा हो जाएगा? सिकल सेल। अब ये क्यों होता है? याद रखना, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होता है हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन का है आरबीसी के भीतर है, तो वही बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में छठे पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। हेमोग्लोबिन भाई क्या है? एक अमीनो एसिड है। हेमोग्लोबिन असल में एक प्रोटीन है, बना कैसे? अमीनो एसिड से। तो 6 नंबर में जो अमीनो एसिड रहेगा, उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड को कोड कौन करता है? ये जेनेटिक कोड है, आगे पढ़ोगे, GAG, यानी GAG ये जेनेटिक कोड बनाता है ग्लूटामिक एसिड छठे पोजीशन पे। तो होता क्या है कि GA, इसमें A कट के डिलीट होकर क्या होता है? U आ जाता है। छठे पोजीशन पे GUG होता है, जिससे ग्लूटामिक एसिड ना बन के वैलिन बनने लगता है, जिससे आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव से कैसा हो जाता है? सिकल शेप, चांद की तरह हो जाता है। यानी भाई ऐसा गोल रहना चाहिए, तो कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड छठे पोजीशन पे किसमें चेंज हुआ? वैलिन में, ठीक है। इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जिससे क्या होता है? आरबीसी का शेप चेंज। अब जैसे आरबीसी का शेप चेंज, तो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा, मतलब इस जिसको भी होगा, मेल या फीमेल को, इसमें क्या होगा? हेमोग्लोबिन की मात्रा कम, ऑक्सीजन की मात्रा कम, बहुत दिक्कत होता है, इंसान की मौत हो जाती है अगर ये बीमारी हो तो, ठीक। अगर कोई नॉर्मल रहा तो हेमोग्लोबिन HbA और HbA रहा, कैरियर रहा तो HbA ठीक ठाक है, HbA सिकल सेल होता, ये कैरियर है, ये बीमार नहीं है, मतलब ये रिसेसिव है। कैसा ये? रिसेसिव समझते हो? मतलब जब तक दोनों बीमार ना हो, दोनों में एस ना, तब तक ये बीमार ना होगा। HbS दोनों में एस है, तब क्या होगा? तब ये बीमार है, अदरवाइज ये बीमार नहीं है, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट रहता तो ये भी इंडिविजुअल क्या बीमार रहता है इसकी वजह से। डोमिनेंट ये है, ये रिसेसिव है, ठीक है। काउज एनीमिया क्या होती है? खून की कमी हो जाएगी बीमारी में, आरबीसी बहुत चपटा हो जाएगा। रिड्यूस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, SpO2 बहुत कम हो जाता है, ठीक।
इट से क्या है देखो तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट, क्वालिटी खराब होता है, जितना बनने का आरबीसी उतना आरबीसी रहता है, लेकिन आरबीसी ऐसा ना हो कि कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यानी मान लो ये 2 मिलियन है तो ये भी कितना रहेगा, 2 मिलियन ही रहेगा। बस खराब क्या हो गया, क्वालिटी खराब हो गया। क्वालिटी डिफेक्ट डिजीज तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ठीक। अभी कैसे फैलेगा, मान लो 2 कैरियर है, देखो ये भी कैरियर है मेल, फीमेल भी कैरियर है, तो कैरियर में अगर एच बी एस कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, HbS मतलब बीमारी है। मतलब देखो तो ये कितना आएगा, ये 25% आएगा, 25% कैसा होगा, डिजीज होगा, ठीक। और 50% कैसा होगा, कैरियर होगा। और 25% कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक ठाक होगा। हालांकि कैरियर भी नॉर्मल ही कहलाता है, ठीक है। चलो देख लो भाई, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये ऑटोसोमल है। बीमारी कैसे कैसे फैलता है देख लो। अगर देखो क्या है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, इट इज ऑटोसोमल। फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या है, अभी तुम पढ़ के आए हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कोई डोमिनेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सब रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज इनबाउंड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, पैदाइशी तौर पे ये होता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, अभी तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। प्लियोट्रोपी पढ़े हो ना, उसी में है। यानी एक जीन बहुत सारे फैक्टर को इफेक्ट करेगा। एक एंजाइम की कमी होती है, उसका नाम क्या है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लैक ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। यानी होता क्या है तुम्हारे बॉडी में, अभी पढ़ा है ना, फिनाइलएलेनिन रहता है, उसे टायरोसिन में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसके लिए एंजाइम लगता है PAH, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इसकी कमी हो गई तो ये तुम्हारे बॉडी में जमेगा, एक्युमुलेशन होएगा। जैसे ही ये तुम्हारे बॉडी में एक्युमुलेशन होगा तो इसकी वजह से तुम्हारा खोपड़ी खराब, मेंटल रिटार्ड हो जाओगे तुम, हेयर का कलर रिड्यूस, व्हाइट हो जाएगा, स्किन भी कैसा व्हाइट है। यानी 3 फैक्टर इफेक्ट हो रहा है एक एंजाइम की वजह से। देखो क्या लिखा हुआ, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में जमा होगा कौन, फिनाइलएलेनिन जमा होने लगता है। अगर ये इसमें कन्वर्ट ना हुआ तो ये किस में जमा होता है, किस फॉर्म में, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में। जिससे क्या क्या होता है देखो तो, मेंटल रिटार्ड, रिड्यूस इन द पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, दोनों। देखो एक और बीमारी, नाम क्या है भाई, थैलेसेमिया। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है थैलेसेमिया क्या है। और ये ऑटोसोमल है, किसी एक्स लिंक याद रखना, ऑटोसोमल है, ठीक। थैलेसेमिया 2 होता है, थैलेसेमिया A और थैलेसेमिया B। इसमें भी क्या है, इसमें भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। देखो क्या है, इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 16 और 11। या तो क्रोमोसोम 16 या तो 11 में इफेक्ट होगा तभी बीमारी होता है। रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं है, इट इज, ये क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। हम बताएं ना कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, ठीक है, 2 अल्फा, 2 क्या, 2 बीटा। मान के चलो हेमोग्लोबिन में अल्फा चेन नहीं बना तो अमाउंट कम हुआ ना हेमोग्लोबिन का। 2 अल्फा चेन हेमोग्लोबिन, 2 बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन है। अल्फा चेन नहीं बना तो बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया, और अगर बीटा चेन ना बना तो कहेंगे बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया 16 नंबर क्रोमोसोम पे होता है, बीटा थैलेसेमिया 11 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। याद कैसे रखोगे, अल्फा थैलेसेमिया लिखना पूरा ALPHA, अल्फा थैलेसेमिया, और पूरा वर्ड जोड़ना 16 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अल्फा का स्पेलिंग क्या होगा, अल्फा 11 होता ना, 12 13 14 15 16, 16 हो रहा है, 16 नंबर क्रोमोसोम। बीटा थैलेसेमिया 11 नंबर क्रोमोसोम, याद रखना, ठीक है। ये प्रॉब्लम है भाई, अल्फा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 16 देखो लिखा हुआ, याद रखना। इसमें अमाउंट कम हो जाएगा हेमोग्लोबिन का आरबीसी के अंदर, ठीक। नाम क्या है, थैलासेमिया। अब देखो भाई, ये तो हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखना है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी। पहला क्या, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यानी ये बीमारी क्या है, असल में ये थर्ड जेंडर है, ठीक है, जिसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। एबनॉर्मल ओवम बनने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, क्रोमोसोम्स 44 प्लस XXY होना चाहिए 46, हो कितना गया 47। यानी इस मेल के हर एक सेल में एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है, वो भी कौन, X। क्या ये मुमकिन है कि इस मेल की बॉडी से हर हर एक सेल से एक क्रोमोसोम बाहर निकल दे, नहीं, मतलब ठीक नहीं होगा। अगर 2X मतलब फीमेल, Y है मतलब मेल, मतलब ये बंदा रहेगा मेल पर इसकी हरकतें पूरी कैरेक्टर कैसा होगा, फीमेल। जैसे कि गायनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। मस्कुलिन डेवलपमेंट, स्टेराइल रहेगा मेल, बांझ रहेगा मेल, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। और ये कैसा बीमारी है, ये तो इनबॉर्न है, बाय बर्थ है, ठीक है। तो कोई किन्नर बनता नहीं बाबू, देखो बाय बर्थ होता है। चलो आगे देखो, और बीमारी नाम क्या है देखो तो, टर्नल सिंड्रोम बीमारी है।
ये फीमेल है, कैसी फीमेल, ये बांझ फीमेल, जैसा कि क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में देखा ना, ठीक है, किन्नर वो भी कैसा होता है अनफर्टाइल, वैसा ये भी कैसा होता है अनफर्टाइल फीमेल, इनबॉर्न, ठीक है, डिजीज है। क्रोमोसोम कितना होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, होना चाहिए 2 एक्स, तो ये देखो एक्स एक ही है, यानी 45 44 और 45 रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी, फीमेल अनफर्टाइल हो जाएगी। स्टाइल फीमेल अन ठीक अनडेवलप, ओवरी ओवरी अनडेवलप रहेगा, एंड द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं रहेगा, अनडेवलप रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और बीमारी नाम क्या, डाउन सिंड्रोम। अभी ये क्या है भाई, डाउन सिंड्रोम तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम होता है क्या है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कैसा है, ऑटोसोमल है, कैसा है, सेक्स लिंक नहीं है भाई, ये कैसा है, ऑटोसोमल, ठीक है। ये सब देखो तो एक्स वाई की कमी, ये ऑटोसोमल है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन लंदन डाउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने पता लगाया था ये डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। वो भी कब, 1866 एग्जाम में पूछा भी गया है, 1886 में लंदन डाउन नाम का साइंटिस्ट ने पता लगाया था इस बीमारी को। अगर मेल है तो तुम्हें पता है ना, ये 44 होना चाहिए, देखो पर यहाँ कितना है, 45 है, 44 है ना, 45 है, ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, 45 46 और 47, फीमेल रही तो भी एक्स एक्स, मेल रहा तो एक्स वाई, यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ता है, यानी कि 21वां नंबर क्रोमोसोम में 21वां नंबर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, 21st ट्राइसोमी कहते हैं। अरे भाई पेयर होता है, जैसे मान लो ये पहला है, ठीक है, ये पहला क्रोमोसोम है मदर का, ये फादर का, तो ऐसे कंबाइन किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह ये 23वां क्रोमोसोम कंबाइन करके कितना पेयर बनाया, 23 पेयर बनाएगा, ठीक है ऐसा। लेकिन होता क्या है, 21वां नंबर में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है बाद में समझना, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। होता क्या है कि जब भी गैमीट बनता है मदर का, तो 21वां नंबर क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, गैमीट बनता है तो क्रोमोसोम आधा आधा होता है ना, तो फीमेल का क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं कर पाता है, 21वां नंबर में 2 क्रोमोसोम रह जाता है और वो मेल के स्पर्म से कंबाइन कर जाता है, तो 21वां नंबर में फीमेल का 2 क्रोमोसोम और मेल का 1, तो 3 क्रोमोसोम हो गया ना, ऐसे याद रखना। तो इसे कहते हैं क्या, 21st ट्राइसोमी, यानी 21वां नंबर में हर, जैसे मान लो भाई ये पहला नंबर है, पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, मान लो ये 21वां पेयर है, तो 21वां पेयर में 3 क्रोमोसोम रहेगा, देखो 3 3 3 है ना, ऐसा होता है, फीमेल का 2 क्रोमोसोम और मेल का 1, 3 क्रोमोसोम हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइसोमी। डिस्क्राइब बाय लंदन डाउन, सिम्टम क्या क्या है, शॉर्ट स्टेचर, हाइट बहुत कम रहेगा बच्चा का, स्मॉल ऑन राउंड हेड, छोटा और गोल खोपड़ी रहेगा, छोटा खोपड़ी, फिर टंग जबान हल्की सी मुड़ी रहेगी, पार्शियली ओपन माउथ, मुंह खुला रहेगा, ठीक है। पाम्स आर ब्रॉडेड एंड क्रीज, ये हथेली दिख रही है वाला, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी बहुत ज्यादा रहेगी, पाम क्रीज मतलब दिख रही है दाग, ये बहुत ज्यादा गहरा होगा, बहुत गहरा होगा ये वाला, ठीक। फिजिकल साइकोमोटर्स एंड मेंटल रिटार्ड होगा, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहेगा, थोड़ा बकरोल टाइप का बच्चा रहता है, ठीक है। परमानेंट ओपन माउथ रहेगा, राउंड हेड रहेगा, ठीक है। कंसोनाइटल हार्ट डिसीज भी होगी इसे, जन्मजात दिल की बीमारी भी होगी, ठीक है। क्या लिखोगे, कंसोनाइटल हार्ट डिसीज, ये भी रहता है बच्चा को। इतना सारा प्रॉब्लम बच्चे में देखा जाएगा अगर ये बीमारी हो गया, कौन सा, डाउन सिंड्रोम, ठीक। देख लो जरा, नोट कर लेना बढ़िया से इसको। अब कुछ पेडिग्री है, उतना हार्ड तो पेडिग्री आएगा ही ना, तुम्हारा बोर्ड नीड तो है नहीं कि हम बहुत एक्सप्लेन करें। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर डिसीज इन ए फैमिली और मेनी जनरेशन, किसी जनरेशन में, किसी फैमिली में, ठीक है, क्रोमोसोम को पढ़ना, उसको स्टडी करना, उसके डिजीज को पढ़ना, खानदान दर खानदान, वही क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। भाई देखना है खानदान में क्या पीढ़ी में कोई बीमारी है या कोई बीमारी था, उसी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो अगर इस तरह से गोल दिखाई दे, ऐसा ये सिंबल है तो फीमेल, स्क्वायर रहा तो मेल है, और ये सर्कल है मतलब गोल है, और इस तरह से अंदर में क्या है, डार्क है तो डिजीज है, स्क्वायर है डार्क है मतलब मेल डिजीज है, मेल अफेक्टेड है। फीमेल और मेल दिखा है, एक लकीर दिखाया तो मतलब मेटिंग, मतलब शादी। मेल फीमेल और मेल दिखाया और डबल लाइन है, डबल लाइन तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव है, कॉन्सेंगुअस कॉन्सेंजिनस मेटिंग है, ठीक है, यानी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव है, डबल लाइनिंग है।
देखो तो ये क्या है, शादी हुआ, मेटिंग। अब ये है इसके बच्चे, ठीक है, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ठीक। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा। अच्छा मान लो ऐसा रहा, अंदर 5 लिखा रहा, मतलब 5 बच्चे हैं और सेक्स एंड स्पेसिफाई, मेल और फीमेल की नहीं पता, हाँ भाई 5 बच्चे हैं, ठीक है। देखो तो यही स्क्वायर है भाई, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया, मतलब ये सिंपल ऐसे नहीं बनाया, कैसे बना दिया। मेटिंग, पेरेंट्स, बच्चे हुए, बच्चे कैसे, मेल है, मेल कैसा, अफेक्टेड है, बस याद रखना और क्या। मेटिंग हुआ, बच्चे 5 बच्चे आए, पर 5 बच्चे में कौन मेल और कौन फीमेल पता नहीं, हाँ भाई 5 बच्चे हैं। मेटिंग हुआ, बच्चे हुए, कितना देखो 2 अंदर लिखा हुआ, और कैसा है, डार्क है, मतलब अफेक्टेड है। 2 बच्चा हुआ, मेल का फीमेल नहीं पता, पर कैसा, अफेक्टेड है, बीमार है। बस यही इतना ही पूछता, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं। उसे है तो बहुत कुछ है इसमें, ट्रिक वगैरह है, पर वो नीट के लिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो ठीक है, एक्स लिंक्स, सेक्स लिंक्स वगैरह ये सब है, बहुत कुछ है, ठीक। ठीक है, चलो फिर आज शाम को हम डालेंगे वीडियो, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देख लेना जरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब तक रिवाइज कर